हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। पटवारी के लिए आज विज्ञान का टेस्ट लेके आई हूँ। विज्ञान में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। ये 25 क्वेश्चन रहेंगे। आप लोगों को देखना है कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। थोड़ा सा लेवल इनका हाई है क्योंकि ग्रुप 2 का एग्ज़ाम है और ग्रुप 2 के एग्ज़ाम में इसी प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं। तो इनको बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से आपको इनको करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जितने भी मार्क्स आए आपके 25 में से कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, इनमें से पोटास फिटकरी का रासायनिक फॉर्मूला कौन सा है। पोटास फिटकरी ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा गया है। पोटास फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है। Ka1SO4 का होल ट्वाइस 12H2O, NH4 का होल ट्वाइस FeSO4.6H2O, Ka1MgCl2.6H2O या Na3A1F6। तो पोटास फिटकरी का जो सूत्र है वो है Ka1SO4 का होल ट्वाइस 12H2O। ये सूत्र आपको याद रखना है। पोटास फिटकरी का क्या है, Ka1SO4 का होल ट्वाइस। कम से कम इतना तो याद रखिएगा। इसको पोटेशियम सल्फेट भी आप बोल सकते हो। तो क्या होता है पोटास फिटकरी का, Ka1SO4 का होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबर लवण क्या होता है। ग्लोबर लवण किसको बोलते हैं। Na2H2O3.4H2O, Na2H2O3.5H2O, Na2SO3.3H2O या Na2SO4.10H2O। देखो ग्लोबर लवण किसको बोलते हैं, आप लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। जिसको आता होगा तो ग्लोबल लवण का आंसर हो जाएगा डी, Na2SO4.10H2O। इसको सोडियम सल्फेट भी बोलते हैं। ग्लोबल लवण को सोडियम सल्फेट भी बोला जाता है और इसका सूत्र होता है Na2SO4.10H2O। अगला क्वेश्चन है, अधातुएं प्रायः क्या बनाती हैं। अधातुएं कौन सा बंध बनाती हैं। आयनिक बंध, द्विबंध, सहसंयोजक बंध या उपसहसंयोजक बंध। तो अधातुएं क्या बनाती हैं। अधातुएं बनाती हैं सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से साझा करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। तो अधातुएं क्या बनाती हैं, अधातुएं सहसंयोजक बंध बनाती हैं। क्या बनाती हैं, सहसंयोजक बंध। अगला है, सोडा जल में क्या होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रस अम्ल, कार्बोनिक अम्ल या कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा जल में क्या होता है, सोचिए सोडा जल में क्या होता है। फ्रेंड्स, मैं वैसे ही वीडियो लेके आ रही हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन लेके आ रही हूँ वीडियो में जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर कुछ नहीं बना रही हूँ। जहाँ से प्रश्न आना ही है वो मेन क्वेश्चन लाके आपको करवा रही हूँ। चाहे अभी PSC प्रीलिम्स की लास्ट ईयर की क्लासेस हों, आपने देखा होगा। अगर आप मेरे से पहले से जुड़े होंगे कि जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे एग्ज़ाम हॉल में वही आपको पिन किए हैं, वही एग्ज़ाम में हॉल में आए थे। और आप लोगों, बहुत सारे लोगों के कमेंट मेरे पास आए थे कि आप मेरे वीडियोस देख के गए थे और एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आए थे। मेरी ट्रिक्स देख के गए थे और एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आए थे। कल मैंने पुरस्कार से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था जिसमें पूरे साल का पुरस्कार बनाया है। एक और बनाया था मैंने आवर्त सारणी और धातु से संबंधित प्रश्न। अगर वो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। इसके पहले ही वीडियो बनाया है मैंने, वहाँ से गारंटी है अगर 8 से 10 क्वेश्चन हर शिफ्ट में नहीं फंसे तो। क्योंकि वहाँ हर टॉपिक जो धात्विक अधात्विक रसायन से है वो हर क्वेश्चन वहाँ पे कवर किया है। लगभग 100 प्रश्न उसके मैंने कल कराए थे, तो वो ज़रूर देखिएगा। सोडा जल में क्या होता है, सोडा जल में कार्बोनिक अम्ल होता है। सोडा जल में क्या होता है, सोडा जल में कार्बोनिक अम्ल होता है, याद रखिएगा। अगला है, तत्व जिसकी गंध अम्लीय व क्षारीय विलयन में बदल जाती है। मतलब ऐसे तत्व जिनकी गंध अम्लीय और क्षारीय विलयन में बदल जाती गंध, तो वो कौन से संकेतक होते हैं। अम्ल क्षार संकेतक, उपरोक्त सभी, दृश्य संकेतक या घ्राण संकेतक। तो ये कहलाते हैं घ्राण संकेतक। सी इसका आंसर हो जाएगा। ये देखो, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, ये जो अभी जो ग्रुप 2 का एग्ज़ाम हो रहा है ना, उसी में ही एग्ज़ाम 2018 में आया है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल, मैलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या टार्टरिक अम्ल। तो सिरके में कौन सी, तो सरल क्वेश्चन है, आप लोगों ने लगा लिया होगा। सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल।
और सिरके में 7 से 8% एसिटिक अम्ल की मात्रा पाई जाती है। 7 से 8%, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि सिरके में एसिटिक अम्ल की मात्रा कितनी होती है, तो आपको याद रखना है 7 से 8% होती है एसिटिक अम्ल की मात्रा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऑक्साइड में से कौन है जो लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित नहीं करेगा। देखो अम्ल जो होता है वो ब्लू को किस में बदलता है, रेड में बदलता है, और जो क्षार होता है वो रेड को किस में बदलता है, ब्लू में बदलता है। अब यहाँ पे आपसे क्या बोल रहे हैं कि निम्न ऑक्साइड में से कौन लाल लिटमस पेपर को नीले में नहीं बदलेगा, मतलब इसमें से ये बोल रहे हैं आप इनमें से कौन इनमें से ऐसा है जो क्षार नहीं है। तो देखो CaO भी है, MgO भी है, Na2O भी है, CO2 नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, CO2। अगला है, सिरके के घोल का pH क्या होता है। सिरका का घोल, देखो सिरका क्या होता है, सबसे पहले ये सोचो कि सिरका क्या होता है। तो सिरका क्या होता है, सिरका होता है अम्ल, और अम्ल का pH क्या होता है, अम्ल का pH 0 से 7 के बीच होता है। अब यहाँ पे 0 से 7 के बीच में कौन सा आंसर आ रहा है, C। तो सिरके के घोल का pH कितना हो जाएगा, 3 और 4 के बीच हो जाएगा। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और मेरे इंस्टा को भी फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। आकांक्षा 1957 से मेरी इंस्टा ID है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स में, टेलीग्राम में, फेसबुक पे अपने स्टेटस पे ज़रूर लगाइएगा, और न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा। यकीन मानिए एग्ज़ाम तक बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन लेके आने वाली हूँ, मैराथन लेके आने वाली हूँ 500 क्वेश्चन की। अंग्रेजी का एक बहुत शानदार मैराथन लेके आने वाली हूँ, उसमें अंग्रेजी के आपको पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सिरके के घोल का pH कितना होता है, 3 से 4 के बीच। अगला है, जब एसिटिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया की जाती है तो क्या होता है। देखो क्या बोल रहे हैं, जब एसिटिक अम्ल का क्या होता है, CH3COOH होता है एसिटिक अम्ल। अब इसकी क्रिया किससे करानी है, इसकी क्रिया करानी है सोडियम कार्बोनेट से। किससे करानी है, सोडियम। देखो एसिटिक अम्ल की क्रिया जब सोडियम कार्बोनेट से कराया तो क्या हो गया, ये CH3COONA बाहर निकल गया, तो और यहाँ से एक H2O भी बाहर निकल गया, बचा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जब एसिटिक अम्ल, आप लोग खुद भी कर सकते हैं, एसिटिक अम्ल क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH प्लस इसकी क्या बोल रहे हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब NaSCO3 होता है ना, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। अब जब इसकी क्रिया कराएंगे तो ये CH3COO और ये Na अलग हो जाएगा, तो ये सोडियम एसीटेट बना लेगा CH3COONA से। इसके अलावा ये एक H और यहाँ का एक H और यहाँ से एक O निकल जाएगा, तो H2O बचेगा। अब बचेगा क्या आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जब एसिटिक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करता है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए लगाया है कि ये थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल होता है। सिरका क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। धोने का सोडा होता है उसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, जबकि खाने के सोडे को सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। NaHCO3 जो होता है खाने का होता है, और Na2CO3 होता है धोने का। नींबू में क्या होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है, यह सूचक जो कि अम्लीय है गहरे गुलाबी रंग में बदल देता है, मतलब अम्ल को किस में बदल देता है, गहरे गुलाबी रंग में बदल देता है, एवं विलय जो कि क्षारीय है उसको हरे रंग में बदल देता है। ये सूचक कौन सा है। देखो यहाँ पे आपको 3 सूचक दिख रहे हैं, लिटमस, चाइना रोज और फिनोप्थिलीन। अब लिटमस जो है वो आपको पता ही है, वो लाल नीला नीला लाल, तो वो तो यहाँ पे है नहीं लिटमस पेपर वाली, क्योंकि वो पेपर पे करते हैं। यहाँ पे ये एक विलयन है, ये एक विलयन है आपके पास। इस विलयन में अगर आप अम्ल डाल रहे हो तो वो अम्ल हो जाता है गहरा गुलाबी, और इसी विलयन में अगर आप क्षार डाल रहे हो तो वो हो जाता है हरा रंग। इसमें यहाँ पे लिटमस होगा नहीं, हल्दी तो बिल्कुल ही नहीं होगा। अब फिनोप्थिलीन की बात करें तो फिनोप्थिलीन जो है वो क्षार के साथ गुलाबी रंग देता है और अम्ल के साथ कोई रंग नहीं देता है, तो ये फिनोप्थिलीन की बात हो गई। अब बचा चाइना रोज, तो ये चाइना रोज बिल्कुल सही है।
चाइना रोज क्या करता है, अम्ल के साथ गहरा गुलाबी रंग देता है और क्षार के साथ हरा रंग देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चाइना रोज। ये एक प्राकृतिक सूचक है। ये भी पूछता है, ये भी बहुत सा बार पूछा है, इनमें से कौन प्राकृतिक सूचक है, जैसे कि फिनोप्थिलीन दे देंगे या और कोई भी दे देंगे, मेथिल ऑरेंज वगैरह दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक है, तो याद रखिएगा चाइना रोज जो है वो प्राकृतिक है। अगला है, पहचानिए निम्न में से कौन निष्प्रभावित, अम्ल को कौन निष्प्रभावित कर सकता है। अम्ल को कौन निष्प्रभावित कर सकता है। अम्ल को जल तो निष्प्रभावित नहीं कर सकता है, ना ही सिरका कर सकता है क्योंकि वो खुद ही अम्ल है। सोडियम क्लोराइड भी नहीं कर सकता क्योंकि वो खुद ही अम्ल है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कर सकता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जल को, अम्ल को निष्प्रभावित कर सकता है क्योंकि ये क्या है, ये क्षार है। अगला है, सोडा अम्ल अग्निशामक के संगठक होते हैं। सोडा अम्ल जो होते हैं वो अग्निशामक के संगठक होते हैं। क्यों, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट विलयन के साथ, सांद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट विलयन के साथ, सांद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल और एल्युमिनियम सल्फेट के साथ, या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और अमोनियम सल्फर सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो सोडा अम्ल अग्निशामक से संगठक होते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट विलयन के साथ। किसके साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट विलयन और किसके साथ, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। सॉरी, NaCO3 और प्लस क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो इन दोनों को मिला के जो सोडा अम्ल होते हैं वो अग्निशामक के संगठक होते हैं। अगला है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयुक्त होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जलीय विलयन क्या बदलता है। मैग्नीशियम कौन सी धातु है, मैग्नीशियम का क्या बनेगा, मैग्नीशियम के ऑक्साइड क्या बनते हैं। तो मैग्नीशियम धातु है और इसके जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। अब क्षारीय क्या करता है, लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, कमेंट जरूर कीजिएगा। जो लोग भी मेरे वीडियोस पसंद करते हैं, मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ। एक कमेंट ही एक ऐसा माध्यम है जिससे मैं जान पाती हूँ कि कौन कौन को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं। तो कमेंट जरूर किया कीजिए और लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिले और हम भी आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लेके आ पाएँ। तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए। जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो में, कमेंट ज़रूर किया कीजिए। और एक कमेंट मुझे करके बताइएगा, गिगनार्ड अभिकर्मक का सूत्र क्या होता है। सभी लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, गिगनार्ड अभिकर्मक का सूत्र क्या होता है और ये किस चीज़ में उपयोग होता है। गिगनार्ड अभिकर्मक, गिगनार्ड अभिकर्मक का सूत्र क्या होता है और ये किस चीज़ में उपयोग होता है, कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, उस पदार्थ को पहचानिए जो एक माचिस की तीली से जल्दी से प्रकाशित नहीं होता है। उस पदार्थ को पहचानिए। कागज, अल्कोहल, मिट्टी का तेल या उपला या कंडा। अब आप खुद देखिए, आपने मिट्टी के तेल में आग लगाई, वो तो बिल्कुल फैल जाता है, तो ये तो नहीं होगा, ये तो मतलब पकड़ लेता है। यहाँ बोल रहे हैं नहीं होता है। इसी प्रकार कागज में आग लगाते हैं, कागज भी तुरंत पकड़ लेती है। अल्कोहल में अगर आग लगाएंगे वो भी पकड़ लेगा। लेकिन उपला या कंडा क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे भगवान को भी भोग लगाते होंगे तो आप देखते होंगे वो टाइम लेता है, आपको उसके लिए घी डालना पड़ता है, कपूर डालना पड़ता है ना, तो वो उतना जल्दी आग नहीं पकड़ता है। तो यही एक आंसर हो जाएगा। वो बोल रहा है जल्दी से प्रकाशित नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, उपला या कंडे हो जाएगा। अगला है, द्विक्षारकी अम्ल को पहचानिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl, नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 या फास्फोरिक अम्ल। इनमें से कौन है जो द्विक्षारकी अम्ल है। आप लोगों ने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल। कमेंट में अपने मार्क्स जरूर बताइएगा कि आपने इस 25 में से आपके कितने मार्क्स आपने स्कोर किए हैं। द्विक्षारकीय अम्ल क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को द्विक्षारकीय अम्ल कहते हैं। सीजियम ऑक्साइड क्या होता है, अत्यंत प्रबल क्षारीय, अम्लीय, दुर्बल क्षारीय या उभयधर्मी। सीजियम जो ऑक्साइड होता है वो अत्यंत प्रबल क्षारीय होता है। सीजियम ऑक्साइड क्या होता है, सीजियम अत्यंत प्रबल क्षारीय होता है। याद रखिएगा क्या होता है, सीजियम, सीजियम अत्यंत प्रबल क्षारीय होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजियम प्रबल क्षारीय होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण ब्रोंस्टेड-लोरी सिद्धांत का नहीं है। देखो ये समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी के पेपर में आया था। ब्रोंस्टेड-लोरी सिद्धांत का नहीं है। देखो ब्रोंस्टेड-लोरी सिद्धांत का उपयोग किया जाता है अम्ल और क्षार को अलग अलग करने के लिए। तो उसका ब्रोंस्टेड-लोरी सिद्धांत का प्रयोग। अब यहाँ पे क्या है, ये अम्ल है, ये क्षार है, ये अम्ल है, लेकिन ये क्या है, AlCl3, ये जो होते हैं उभयदर्शी होते हैं।
तो वो होते हैं उभय प्रकृति ये दर्शाते हैं, और कभी कभी ये उदासीन भी हो जाते हैं। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी का सिद्धांत AlCl3 के लिए नहीं होगा। अगला है, उदासीनी अभिक्रिया में अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके क्या देता है। उदासीनी अभिकरण अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार दोनों आपस में क्रिया करते हैं। तो जब अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया होती है तो दो चीज़ें मिलती हैं। कौन कौन सी मिलती हैं? अपने आप का आंसर लगा लिया होगा, लवण व जल। जब अम्ल क्षार के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है? लवण और जल बनता है। अगला है, कौन सा नेत्रहीन छात्रों द्वारा अम्लीय क्षार सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है। देखो जब जैसे अगर लिटमस पेपर का पहचान करना हो तो जो कि नेत्रहीन छात्र होगा वो नहीं पहचान कर पाएगा, क्योंकि वो देख ही नहीं पाएगा लाल और नीला। तो और जो भी दूसरे भी सूचक होते हैं जैसे कि फिनोप्थिलीन है या जो चाइना रोज है, तो ये नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? पेटूनिया पत्ती या लिटमस हल्दी या वनीला आसव। तो उसके लिए किया जाता है वनीला आसव। वनीला आसव से क्या होता है ना, वो गंध आती है, तो वो अम्ल की गंध से और क्षार की गंध से एक जो कि एक नेत्रहीन छात्र रहेगा वो उसको पहचान लेगा। अगला है, pH बराबर 0 के साथ एक जलीय विलयन। देखो pH क्या होता है? 0 से 7 तक इसका रहता है, अम्ल का रहता है, 7 से 14 तक क्षार का रहता है। अब हम 7 से कम जाते हैं तो अम्लीयता बढ़ती रहती है, और जब 0 पे जाएंगे तो अम्लीयता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब कैसा हो जाएगा? ये प्रबल अम्लीय हो जाएगा, मजबूत अम्लीय हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मजबूत अम्लीय। अगला है, जीवन में वृद्धि तथा संतुलन बनाए रखने के लिए कितने अनिवार्य अमीनो अम्लों की आवश्यकता होगी। तो जीवन में अगर संतुलन बनाए रखना है, वृद्धि बनाए रखना है, तो अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या हो जाएगी 8। कितने अमीनो अम्ल हो जाएंगे? 8 अमीनो अम्ल हो जाएंगे। बोरिक अम्ल क्या होता है? अंकुरनाशक दवा, प्रतिजैविक, प्रबल रोगाणुनाशक या हल्का रोगाणुनाशक। तो बोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है किसी भी चीज़ को ड्राई करने के लिए, सुखाने के लिए, या खमीर का संक्रमण हो गया हो शरीर में, तो उसके इलाज के लिए भी इसी का उपयोग किया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा मजबूत रोगाणुनाशक नहीं है, एक हल्का रोगाणुनाशक, या इसको एंटीसेप्टिक के तौर पर भी उपयोग कर सकते हैं। किसको? बोरिक अम्ल को। आपने सुना होगा, नॉर्मली घरों में रहता है। निम्न में से कौन एक उदासीन ऑक्साइड है? सल्फर डाइऑक्साइड, N2O5, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो उदासीन ऑक्साइड वो होते हैं जिन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन वगैरह नहीं होते, एकदम न्यूट्रल से रहते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड भी नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड भी अम्ल है। नाइट्रोजन जो डाइपेंटाऑक्साइड है ये भी नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक उदासीन ऑक्साइड है। कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन ऑक्साइड है, याद रखिएगा। कौन एक उदासीन ऑक्साइड है? कार्बन मोनोऑक्साइड एक उदासीन ऑक्साइड है, और ये इसलिए ये रंगहीन भी होता है, क्योंकि ये उदासीन है इसलिए ये रंगहीन भी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला है, जल में क्षार के विलय की प्रक्रिया क्या है? बिना ऊष्मीय विनिमय के साथ, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी या वह स्फोटक। तो जल में जब क्षार को विलय किया जाता है तो ऊष्मा निकलती है। क्या होता है? जल में जब क्षार को विलय किया जाता है तो क्या होता है? ऊष्मा निकलती है। जैसे कि H2O में अपन NaOH को विलय करो, है ना, तो क्या होगा? इसमें से बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलती है, और जब ऊष्मा निकलती है तो अभिक्रिया कौन सी होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो जल और क्षार को जब विलय किया जाता है तो जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है? ऊष्माक्षेपी होती है। यही इसका आंसर है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। बहुत ही शानदार प्रश्न थे जो कि प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। तो आपको ऐसे प्रश्नों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। मैं भी वीडियो के थ्रू आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस कराऊंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।